गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने रियल नंबर का आपकी एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था और उम्मीद किया था कि आप भी कुछ करेंगे। यदि किए हैं तो अच्छी बात, नहीं किए हैं तो फिर स्टार्ट हो जाइए, करिए। आज मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 जिससे 398, 436, 542 से भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 आते हैं। यानी वह महत्तम समापवर्त, इन संख्याओं का वह महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है जिससे यदि इन संख्याओं को डिवाइड किया जाए तो इनके शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आने चाहिए। बच्चों, अगर उस संख्या से भाग देने पर इसमें शेषफल 7 आता है तो 7 को सब्सट्रैक्ट कर देने पर, घटा देने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक इसी तरह 436 से अगर 11 घटा दे तो मिलने वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अतः प्रश्नानुसार 398 ऋण 7 बराबर 391, 436 ऋण 11 बराबर 5, 2, 425 और 542 माइनस 15, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 3 में से 1 गया 2 और 527। उस महत्तम संख्या से पूर्णतया विभाजित होंगे, ये क्लियर। अब हमें इन तीनों संख्याओं का मसब ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आइए चेक करते हैं। सबसे छोटी संख्या है 391 और सबसे बड़ी संख्या है 527। में से किसी को भी आप ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं 391 और 527। तो 527 को जब आप डिवाइड करेंगे 391 से तो 1 टाइम जाएगा और 6, 12 में से 9 गया 3, 4 में से इतना बचेगा। यानी आप लिख सकते हैं 527 बराबर 391 गुणे 1 धन 136 अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर हम R0 नहीं हुआ, फिर डिवाइड करेंगे 391 को डिवाइड करेंगे 136, तो ये 2 टाइम जाएगा। 2 छक्का 12, 2 3 6 7, 2 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 2 गया 119। यानी 391 को हम लिखेंगे 136 गुणे 2 धन 119। फिर हम 136 को डिवाइड करेंगे 119 से 1 टाइम, फिर ये 16 में से 7 आ जाएगा और ये 2 बचा 17 आएगा। यानी यहाँ भी हम लिखेंगे 136 बराबर 119 गुणे 1 धन 17। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं। नाउ 119 अगेन डिवाइडेड बाई 17।
अब कितनी बार जाएगा? 17, 7, 7, 7, 49, 7, 7, 4, 11, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी 119 इज इक्वल टू 17 गुणे 7 धन 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। इसलिए संख्याओं 391 एवं 527 का HCF, मैं यहां लिखता हूं HCF कितना हो गया? रिमाइंडर ये 17। अब हम चेक करेंगे कि क्या 17 से तीसरी संख्या 425 भी डिवाइड होती है। अतः 425 को हम डिवाइड करेंगे 17 से। अब कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34, 34, 12 में से 4 गया 8, ये कैंसिल आउट, 5 85, 17 25 85, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। यानी 17 वह संख्या है जो दी गई तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसलिए 17 वह महत्तम संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त होते हैं। ये आपका प्रश्न और आपके प्रश्न का ये सलूशन है। तो इस तरह के प्रश्न जो भी मिलते हैं आपको, आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आप इसको जानते रहिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आइए 15वां, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि 56 और 72 का यदि HCF डी है, HCF of 56 and 72 equal to D, and a relation be created as D is equal to 56x plus 72y। आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यह भी सिद्ध कीजिए कि x y अद्वितीय नहीं है, यानी यूनिकनेस का रिलेशन इसमें नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले आप इन दोनों का HCF ज्ञात करें। जैसे मैंने ज्ञात किया है उसी विधि से पहले आप HCF ज्ञात करें। 72 को डिवाइड करिए 56 से, 1 टाइम 6 में से 5 गया 1,
72 be written as 56 multiplied by 1 plus 16. Now 56 divided by 16, तो 16 गुने 32, 16 3 48, 3 टाइम जाएगा 48, 8 हो गया। 56 be written as 16 multiplied by 3 plus 8, and now 16 be divided by 8 and 8 to the 16 cancel out. 16 is equal to 8 into 2 plus 0. Therefore SCF equal to कितना हो गया 8. Therefore equation be created 56x plus 72y is equal to 8. ये है बच्चों आपका संबंध, रियल संबंध, रियल रिलेशन जो बना। अब यहां से x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए आपको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दूं कि दो चर राशि की समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। बट हियर इज ओनली वन इक्वेशन, केवल एक ही समीकरण है। सो x और y के बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जिनको लेने पर ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए, मैं एक वैल्यू लेता हूं, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर है, बहुत सारी वैल्यू है। अगर ये इसको संतुष्ट करता है तो यह भी एक आंसर है 1। तो आप रखेंगे 56 मल्टीप्लाई बाई 4, 72 मल्टीप्लाई बाई -3, 4 छका 24, 4 पचे 20, 2 22, -3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। आप घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 और बाकी करते हैं, यानी हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है। इसलिए x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3 इज वन आंसर। अगर हम इसको चेंज करें तो 72y इज इक्वल टू 8 minus 56x। नाउ y इज इक्वल टू 8 minus 56x y हो गया 72। एक रिलेशन। अब x की मान आप बदलते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलती चली जाएगी करस्पॉन्डिंग। तो बहुत सारी वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए इसमें अद्वितीयता का संबंध नहीं है। x और y की वैल्यू अद्वितीय नहीं है। आप लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y का एक मान प्राप्त होता है, इसलिए x एवं y अद्वितीय नहीं है। ये है आपका एक क्वेश्चन। मुझे लगता है यूनिकनेस का मतलब आपको जानना चाहिए, आप भ्रमित मत होइएगा। यूनिकनेस का मतलब वन एंड ओनली वन, नॉट अदर एनी वैल्यू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारी वैल्यू हमको मिल सकती है, इसलिए ये यूनिकनेस के रिलेशन को नहीं अडॉप्ट करता है। वन वैल्यू इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। एक वैल्यू है, एक आंसर है जो कि मैंने लिखा। एक प्रश्न है बहुत अच्छा। आइए एक क्वेश्चन और, वन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q plus 1 एंड 5q plus 4 के रूप का होता है। एक प्रश्न है जहां q एक पूर्णांक, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। आप मान लीजिए माना a इज इक्वल टू 5
के प्लस आर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने एक संख्या मान लिया कि a है जिसको हमने k से डिवाइड किया तो 5 टाइम गया और रिमाइंडर कितना बचा r। और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 इज लेस आर इक्वल टू आर इज लेस देन 5, यानी r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकती है। ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है। अब हम a का वर्ग कर देते हैं। k एनी इंटीजर, एक पूर्णांक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 25k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 10kr। इसको बच्चों थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, kr प्लस आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हम एक एक रिमाइंडर के लिए चेक करते हैं। अगर r की वैल्यू 0 कर दे हम, इफ r इज इक्वल टू 0, तो अब ये क्या बना, 25k स्क्वायर बन गया, बाकी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां से अगर मैं 5 को कॉमन करूं तो 5k स्क्वायर हो गया। और अगर ये इसको मैं क्यूब सपोर्ट कर लूं, एक पूर्णांक है क्यूब, तो अगर मैं इसको क्यू कह दूं, जहां क्यू बराबर हो गया 5k स्क्वायर। आपके प्रश्न में दिया है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, वो क्या है नहीं मालूम, तो यह भी तो ये पूर्णांक है, तो ये क्यू हमने मान लिया। तो देखिए 5q के रूप में पहला मिला। अब r इज इक्वल टू, इसी तरह आप रखते चले जाइए, 1, हमने 1 रख दिया। अब a स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 1, यहां से बेटा काउंट करो 5k स्क्वायर प्लस 2k एंड प्लस 1। अब इसे क्यों मान लो, यह भी एक पूर्णांक। तो अगर मैं मानूं तो 5q प्लस 1, जहां q इज इक्वल टू 5k स्क्वायर प्लस 2k। अब इसी तरह r की वैल्यू आप 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a स्क्वायर r इज इक्वल टू 3 लेने पर a स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर प्लस 10×30k प्लस 3×9। और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 25k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 5 प्लस 4, इसको लिखिए और सबसे 5 को काउंट करिए, 5k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 एंड प्लस 4। अब इतने को अगर मैं q बनाऊं तो 5q प्लस 4 हो गया, जहां q बराबर 5k स्क्वायर प्लस 6k एंड प्लस 1 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इस तरह दिया गया दी गई संख्या का वर्ग, मतलब a स्क्वायर, हमने a माना, a स्क्वायर इस स्वरूप में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये आपका प्रश्न था और ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह आप काम करेंगे, बी क्रिएटिव। आप रटने के बजाय समझने की कोशिश करिए। इसमें एक प्रश्न और है जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, और ना आए तो आप जरूर कल हमको पूछिएगा। थोड़ा मेहनत करिएगा तो मुझे लगता है कि आप कर ले जाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर हम बताएंगे ही। और बाकी सारी प्रॉब्लम्स को एक कॉपी बनाइए, होमवर्क दिखाइए, और सारे 10th के स्टूडेंट्स जितने भी जिस भी सेक्शन में हैं, जहां भी ये वीडियो मेरा जा रहा है, मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा। सबकी कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, सबका काम पूरा होना चाहिए। न होने की स्थिति में आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो फायदा क्या है। ये व्यवस्था आपके लिए है। अब ये एक्सरसाइज खत्म है। अब कल के डेट में मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा। बोल मैं बता ही देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित का आधारभूत सिद्धांत, अंक गणित का अंक गणित का आधार भूत सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? यदि ए कोई
भाज्य संख्या है और b कोई अभाज्य संख्या है, तो a को यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अंकगणित के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतना ही सिद्धांत है, इतना ही, इन्वर्टेड कॉमन है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, ये ही सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेट कहाँ करते हैं? महत्तम समापवर्त ज्ञात करने में, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने में, अगर आप गुणनखंडों के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं तो, और एक जगह संख्याओं के अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए। अब इसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं कल बताऊंगा कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगी। मतलब यदि कोई संख्या p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वह p संख्या a को भी डिवाइड करेगी। यह भी इसी सिद्धांत का एक हिस्सा है। तो बच्चों आगे फिर इस सिद्धांत को कल हम बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।